हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर विच इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स, है ना। डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, तो ये जो डिटर्मिनेंट्स है मैट्रिसेस से कनेक्टेड है ये चैप्टर। तो जैसे मैंने मैट्रिसेस कहाँ तक पढ़ाया, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स कैलकुलेट करना वहाँ तक पढ़ाया। अभी हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स पूरा डिस्कस कर लेंगे अच्छे से डिटेल में, फिर उसके बाद हम मैट्रिसेस के आगे का पोर्शन कवर करेंगे, है ना। एडजॉइंट एंड इन्वर्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो बाद में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो डिटर्मिनेंट के बारे में, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। तो क्या है, नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का जिसका कि एक फिक्स वैल्यू आता है। वो फिक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बाद की बात है। तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स nth ऑर्डर का है, तो उसका फॉर्म क्या होगा, A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, ठीक है। ऐसे करके nth रो में AN1 AN2 AN3 ANn। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाई n का ऑर्डर होगा, ओके। तो इट्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, है ना, इट्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनना। तो मतलब जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सब के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होता है, पहला चीज़ तो ये समझो। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसको ऐसे डिनोट करेंगे, डेट ए लिखेंगे, या फिर सीधा ऐसे डिटर्मिनेंट ए, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और इसका साइन भी ऐसा ही होता है, डिटर्मिनेंट A11 A12 से लेके A1n वो पूरा उतार दो, ठीक है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का तरीका, ठीक है। तो मैट्रिक्स में बेसिकली मैट्रिक्स का साइन कैसे होता है, ऐसे कैपिटल ब्रैकेट टाइप होता है, और डिटर्मिनेंट का साइन कैसे होता है, ऐसे दो पैरेलल लाइन करके होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है सबसे पहले। तो इसके बाद होता क्या है, अ मैट्रिक्स हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, है ना, इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वो जस्ट एक अरेंज करने का तरीका है। अच्छा, एक चीज़ और है, ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर आप तभी देखें जब आपने मैट्रिसेस पूरा देख लिया हो। मैं लिख देता हूँ वॉच, ठीक है, आफ्टर मैट्रिसेस। तो अगर आपने पहले मैट्रिक्स का वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप जाके पहले मैट्रिक्स का पूरा वीडियो वॉच करो, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ो तो समझ में आएगा अच्छे से। तो मैट्रिक्स हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट, ठीक है। वाइल ईच डिटर्मिनेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, मैट्रिक्स तो बस एक अरेंजमेंट है, लिखने का तरीका है, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, ठीक है। हर डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ना, अ डिटर्मिनेंट हैविंग
n rows and n columns is called a determinant of order n। जिस डिटर्मिनेंट में n रो होगा n कॉलम होगा उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n बोलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नन स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, नन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब दैट इज डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट्स ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो इतना सारा बात हुआ बेसिक। अब आते हैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट का। वैल्यू ऑफ अ 1/1 डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 1/1 डिटर्मिनेंट मतलब क्या? 1/1 डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर बस एक ही एलिमेंट होगा a, तो उसका वैल्यू सीधा सीधा a हो जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर -2 है तो उसका वैल्यू -2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर 3 है तो उसका वैल्यू 3 हो जाएगा, एटसेट्रा। समझ रहे हो? कोई तुमसे पूछेगा नहीं, मैंने जस्ट ऐसे बता दिया कि अगर डिटर्मिनेंट में एक रो है और एक कॉलम है तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो बस वैल्यू उसका ये हो जाएगा सीधा सीधा, जो उसके उस डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है वही उसका वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं वैल्यू ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। अच्छा, 2/2 डिटर्मिनेंट को क्या बोल सकते हैं? 2/2 डिटर्मिनेंट को बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोलेंगे उसको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मान लो डिटर्मिनेंट के अंदर 4 एलिमेंट है A B C D, है ना, A B C D। अच्छा, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो, A को D से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, माइनस मतलब ये प्लस साइन है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसे ध्यान दिमाग में सेट करो, प्लस माइनस। तो A को D से, फिर माइनस C को B से, तो इसका वैल्यू क्या होगा? A इंटू D फिर माइनस C इंटू B, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू AD माइनस BC होगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो लिखा हुआ है 6 - 3 7 - 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 6 इंटू -2 माइनस, है ना, 6 इंटू -2 माइनस 7 इंटू -3। ये ध्यान रखना, ये जो माइनस है -3, ये उसको भूल जाओ तुम, ये माइनस एक्स्ट्रा आता है हमेशा। 6 इंटू -2 माइनस साइन बीच में आपको हमेशा देना है, फिर 7 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा? -12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, तो 9 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से मान लो जैसे ये है डिटर्मिनेंट x² - x + 1 फिर x - 1 x + 1 और x + 1, तो क्या करना है आपको? दिस इंटू दिस, है ना, तो x² - x + 1 इंटू x + 1, फिर बीच में माइनस का साइन देंगे, दिस इंटू दिस, तो x + 1 इंटू x - 1। अच्छा, कितना हो जाएगा? x³ + x² - x² - x प्लस x + 1, फिर माइनस x + 1 x - 1 कितना होगा? x² - 1। ओके, तो ये हो जाएगा x³ कटा माइनस x + x कटा x³ + 1 माइनस x² + 1, तो ये हो गया, कितना हो गया? x³ - x² + 2। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल था। चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे थर्ड, इसमें बोला इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x 7 - 2 4 इज इक्वल टू 8 7 6 4, ठीक है,
फाइंड एक्स, ऐसा कुछ बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो आपको एक्स निकालना है। बहुत ही आसान है। पहले वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 3x इंटू 4, 3x इंटू 4, फिर बीच में माइनस 2 इंटू 7, ठीक है, इज इक्वल टू, इस वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू 4, फिर -6 इंटू 7। ओके, तो कितना आएगा, 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 माइनस 42, 32 माइनस 42 -10 हो गया, तो 12x इज इक्वल टू -24। अच्छा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो बस यही आंसर हो गया, x का वैल्यू -2। ठीक है, उसी प्रकार से और एक एग्जांपल ले सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 4 माइनस 1 1 3, है ना। तो फाइंड x ये बोला। अगेन वैसे ही क्या होगा इसका वैल्यू, दिस इंटू दिस, यानी x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x माइनस 3, माइनस बीच में हमेशा देना है बेसिकली। और इधर क्या होगा वैल्यू, 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 1। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कट गया, 7x इज इक्वल टू, है ना, 16 माइनस 2 14 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है ओके, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, शो दैट डिटर्मिनेंट साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 18 डिग्री 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री, ये बोला, इसको आपको 1 प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, इसको 1 प्रूव करना है, बहुत ही आसान है, शुरू हो जाओ। क्या होगा इसका वैल्यू, LHS वाला डिटर्मिनेंट पहले लिखो, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री। ओके, दिस इंटू दिस, तो साइन 18 डिग्री इंटू, सॉरी नॉट 18, 10 था, तो साइन 10 इंटू कॉस 80 माइनस साइन 80 इंटू माइनस कॉस 10, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एक काम करो, इस 10 को a मान लो, 80 को b मान लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, a, ये हो गया b, ये हो गया a। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ए साइन b। अब तुम्हें पता होगा साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b कितना होता है, साइन ऑफ a प्लस b होता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग, तो साइन ऑफ a की जगह पे 10, b की जगह पे 80, साइन 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, विच विल बी बेसिकली 1। प्रूव हो गया ना, 1 प्रूव करना था। अच्छा, तो ये हमने क्या सीखा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं 2/2 के डिटर्मिनेंट का। अब आप आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर। ठीक है, मतलब अब हम आपको जनरल प्रोसीजर समझाएंगे जिससे आप किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख पाएंगे। जैसे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या 4 का हो या 5 का हो, अपने सिलेबस में जो अपना
जेई का सिलेबस है या फिर बोर्ड का सिलेबस है, उसमें बस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। बट आगे जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पे 4-5 ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको 2 टर्म समझना पड़ेगा, माइनर कोफैक्टर। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ पहला चीज़, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट में मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है माइनर किसका निकलता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट का माइनर निकलता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकलता है। तो मैं पहले समझाता हूँ। लेट एक डिटर्मिनेंट मान लो a इज इक्वल टू 3/3 का डिटर्मिनेंट a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट में टोटल 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो इसका ये मतलब हुआ इसका 9 माइनर आएगा, 9 माइनर डिटर्मिनेंट आएगा। माइनर को ही माइनर डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितना एलिमेंट उतना माइनर आएगा, इस चीज़ को समझ लेना, जितना एलिमेंट उतना माइनर। अगर 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर आएगा, 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर आएगा। ओके, अच्छा माइनर निकालेंगे कैसे? तो देखो, माइनर ऑफ ए आई जे, इसको हम कैपिटल MIJ से डिनोट करेंगे। ये होगा क्या? ये होगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, सॉरी बाय रिप्लेसिंग नहीं, बाय रिमूविंग ith रो and jth column of the determinant। ओके, माइनर क्या हुआ? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमको, ध्यान से सुनना, M11 निकालना है, तो ये क्या हो गया? ये माइनर ऑफ A11। तो इसके लिए I का काम कौन कर रहा है? 1। J का काम 1 कर रहा है। मैंने इसको AIJ से कंपेयर करो तो I भी 1 आ गया, J भी 1 आ गया। I हमें क्या बताता है? वो रो बताता है कि वो एलिमेंट कौन से रो में है। जैसे A11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब, ये सब तो याद है ना, मैट्रिसेस में पढ़ाया था, है ना। ये होता है रो 1, ये होता है रो 2, ये होता है रो 3, और ऐसे वर्टिकली कॉलम चलता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, तो लेट मी डिलीट दिस। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि आपको ये करना है, माइनर ऑफ A11 निकालना है। तो आप क्या करोगे? डिलीट, है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ith रो jth कॉलम, तो डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो आपको क्या बोला? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम रिमूव करो, तो ये रहा पहला रो, है ना, इसको मैंने हटा दिया, और ये रहा पहला कॉलम, इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद डिटर्मिनेंट में क्या बच रहा है? A22, A23, A32, A33 लिख डालो। A22, A23, A32, A33, यही हो गया आपका माइनर ऑफ A11। ठीक है, माइनर निकालना क्लियर है? चलो और एक निकाल के बता देते हैं, इसके बाद हटा दो ये, और एक निकाल के बताते हैं माइनर। मान लो हमें M23 निकालना है, M23, तो माइनर ऑफ A23। तो A23 का मतलब कौन सा एलिमेंट? जो एलिमेंट सेकेंड रो में है
और थर्ड कॉलम में है, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अच्छा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या करो, सेकेंड रो को डिलीट करो, ये सेकेंड रो है, और थर्ड कॉलम यानी इसको डिलीट करो। तुम्हें क्या क्या दिखा, A11 है ना, फिर A12, A31, A32 लिख डालो, ये हो जाएगा A11 A12 A31 A32, ठीक है। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है, इसीलिए माइनर को मैंने क्या बोला, माइनर डिटर्मिनेंट बोला। अच्छा माइनर मतलब क्या होता है, माइनर मतलब छोटा, छोटू है ना, तो ये छोटू डिटर्मिनेंट है। देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। बड़ा वाला डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का, तो माइनर डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का आएगा, 2 ऑर्डर का। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। और ये भी हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, तो नोट करके एक बात हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है, इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1th ऑर्डर। तो जितना भी आपके डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है उससे एक कम ऑर्डर का माइनर होता है, ठीक है। माइनर निकालना समझ गए। जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A 1 2 3 -4 5 6 -9 -8 -2, ठीक है। मैंने आपसे बोला माइनर ऑफ 5 निकाल करके बताओ, तो इसको क्या बोलेंगे, M22। क्यों M22, 5 कौन से रो में आ रहा है, सेकेंड रो में आ रहा है, सेकेंड कॉलम में आ रहा है। कैसे निकालेंगे वैल्यू, सेकेंड रो हटा दो यानी ये हटा दो, सेकेंड कॉलम हटा दो यानी ये हटा दो, तो डिटर्मिनेंट बनाओ। देखो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो माइनर कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, 2/2 का। तो डिटर्मिनेंट में क्या क्या बचा, 1 3 -9 -2, और 2/2 का वैल्यू तो निकालना मैंने सिखाया, कितना होगा 1 इंटू -2, फिर बीच में माइनस -9 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया -2 + 27, यानी कि 5 का माइनर ऑफ 5 कितना आया, 25 है ना, माइनर ऑफ 5 25 आया। और एक निकाल लो, किसी ने बोला माइनर ऑफ, मेरे को -2 निकाल के बताइए, -2। अच्छा, तो -2 कौन से पोजीशन पे है, देखो एक बार, -2 आ रहा है थर्ड रो में, आ रहा है थर्ड रो में R3, और थर्ड कॉलम में, तो ये -2 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसको हम बोलेंगे M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अच्छा, ये जो माइनर है, तो क्या करो, थर्ड रो को हटा दो, थर्ड कॉलम को हटा दो, तो क्या बचा डिटर्मिनेंट में, 1 2 -4 5 है ना, 1 2 -4 5। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू 5 -2 इंटू -4, ओके। तो ये हो गया 5 + 8 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि इस डिटर्मिनेंट में टोटल 9 माइनर्स पॉसिबल है, सबका माइनर निकाला जा सकता है। तो ये पहला टर्म मैंने बताया आपको, माइनर, फर्स्ट टर्म। अच्छा, इसी प्रकार से मैंने क्या बताया, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन ए डिटर्मिनेंट। दूसरा टॉपिक जो दूसरा अपने को समझना है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट। दो वर्ड है बेसिकली, एक तो माइनर है और एक कोफैक्टर है, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर बताता हूँ क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ Aij ये होता है, इसको डिनोट करते हैं Cij से, माइनर को डिनोट करते हैं Mij, कोफैक्टर को Cij, और इसका फॉर्मूला होता है -1 to the power
आई प्लस जे इंटू एम आई जे, -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अच्छा, तो माइनस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमने M12 निकाला, नॉट M12 सॉरी, हमने C12 निकाला, C12, तो किसका क्या हो गया, ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A12, माने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 3 कितना, -1, तो -M12। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें कुछ और नहीं करना है, हमें माइनर निकालना है और उसके पीछे प्लस या माइनस साइन देना है। अगर आपका आई प्लस जे इवन होता है तो क्या होगा, -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो उस केस में जो सी आई जे होगा वो एम आई जे के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आई प्लस जे आपका ऑड होता है तो उस केस में सी आई जे जो होगा माइनस ऑफ एम आई जे हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली समझना ये है कि कोफैक्टर कोई नया चीज़ नहीं है, बस माइनर के पीछे ही साइन लगा देना है। ठीक है, माइनर के पीछे ही साइन लगा देना है। ओके, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, चलो ठीक है नेक्स्ट पेज में लेते हैं एग्ज़ाम्पल, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन सेज फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट है उसका नाम है डेल्टा, 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 2, ये एक डिटर्मिनेंट है। आपको क्या करना है, इसके हर एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। ओके, बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले M11, ध्यान से सुनना, M11 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट, है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इतना तुम लोग को पता होना चाहिए, चलो मैं फिर भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट रो बंद हो गया, फर्स्ट कॉलम बंद हो गया, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, -1 2 5 2 आएगा। इसका वैल्यू क्या होगा इस डिटर्मिनेंट का, -2 -1 इंटू 2 -5 इंटू 2 यानी 10, तो -12 आ जाएगा। ये तो M11 आ गया। अच्छा मेरे को बताओ C11 क्या आएगा, C11 कोफैक्टर ऑफ A11, तो वो क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11, यानी सीधा सीधा M11, तो कोफैक्टर भी -12 हो गया। ठीक है, कोफैक्टर भी -12। अच्छा ये हो गया। चलो M12 डिटर्मिनेंट क्या करोगे, फर्स्ट रो बंद होगा, सेकंड कॉलम बंद होगा, फर्स्ट रो बंद, सेकंड कॉलम बंद, तो तुम करके देखो, फर्स्ट रो बंद तो आएगा 4 2 3 2, ऐसा कुछ आएगा। ये कितना होगा, 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 यानी 2 आएगा। और C12 क्या होगा, माइनस ऑफ M12 होगा। क्यों भाई, क्योंकि 1 + 2 ऑड है ना, तो -1 की पावर ऑड -1, तो C12 विल बी -M12 यानी -2। चलो M13 निकालो, हमें तो सारे एलिमेंट का निकालना है M13, तो M13 में फर्स्ट रो बंद होगा, है ना, फर्स्ट रो बंद होगा, थर्ड कॉलम बंद होगा, तो 4 - 1 3 5, 4 - 1 3 5, मल्टीप्लाई करो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, 4 5 जा 20 -3 इंटू -1 यानी -3, तो ये 23 हो गया। अच्छा उसी हिसाब से M13 आ गया, C13 कितना हो जाएगा, C13 जो होगा वो होगा माइनस प्लस हो जाएगा M13, क्योंकि -1 की पावर 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 23 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली फाइंड अदर्स, मैंने 3 यहाँ पे निकाल के बता दिया, आप लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सब खुद से आप निकाल सकते हैं।
बाकी खुद से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया क्या, माइनर एंड कोफैक्टर। अब सबसे पहली बात कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे थे, तो हमने बताया था कि आपको वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट लिखना है ना, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लिखने के लिए आपको माइनर एंड कोफैक्टर का रिक्वायरमेंट था। तो अगर आप माइनर कोफैक्टर समझ गए हो तो यू कैन राइट वैल्यू ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। कैसे, देखो, मान लो एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो डिटर्मिनेंट A जो होगा, A का जो वैल्यू होगा, ध्यान से सुनना, कैसे लिखते हैं, इसमें टोटल 3 रो है, R1, R2, R3, सिमिलरली C1, C2 एंड C3। 3 रो है और 3 कॉलम है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक रो पकड़ लेना है, जैसे R1 पकड़ लो और उसके हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे A11 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, C11 से, प्लस, है ना, बीच में मैंने क्या करना है, सुनो, हर एलिमेंट, कोई भी एक रो या कॉलम पकड़ लो, उसमें जितना भी एलिमेंट है सबको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन एलोंग R1, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं इसका, फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो ए का वैल्यू आएगा, फर्स्ट रो में कौन कौन एलिमेंट है, A11, A12, A13। तो आप A11 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, यानी C11, फिर प्लस करो A12, C12, प्लस करो A13, C13। आप देख सकते हो, अगर आप इसी को माइनर में कन्वर्ट करो तो A11, C11 कितना हो जाएगा, M11 के बराबर, क्योंकि 1 + 1 इवन है, तो -1 की पावर इवन 1 हो जाएगा, प्लस, ध्यान से सुनो, ये जो C12 है ये क्या होगा, -M12 होगा। क्यों, क्योंकि 1 + 2 ऑड है, -1 की पावर ऑड -1, तो यहाँ इसको लिख सकता हूँ -A12 M12, फिर प्लस A13 M13, क्योंकि C13 का वैल्यू क्या आएगा, M13 के बराबर। तो अगर आप कोफैक्टर में कन्वर्ट करते हो फिर तो प्लस प्लस करोगे, माइनर में कन्वर्ट करके लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 3। इसी डिटर्मिनेंट को आई कैन एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, कॉलम 3 के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर सकता हूँ। कैसे, A इज इक्वल टू, ध्यान से सुना, कॉलम 3 में कौन कौन एलिमेंट है, कॉलम 3 ये है ना, ये A13, A23, A33। तो आप A13 ले लो, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो C13, प्लस A23 इंटू उसका कोफैक्टर C23, प्लस A33 इंटू उसका कोफैक्टर C33। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसी को चाहो तो माइनर में कन्वर्ट कर दो, तो A13 M13 माइनस A23 M23 प्लस A33 C33। ठीक है, नॉट C3, सॉरी कोफैक्टर नहीं, माइनर। तो M33 है ना, तो ऐसे करके। तो आई होप आपको समझ में आया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एक चीज़ और, आई कैन एक्सपैंड, है ना, वी कैन एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट इन 6 वेज। इतना तो समझ में आ गया कि इस डिटर्मिनेंट को हम टोटल 6 वेज से एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे, along एनी रो, है ना, दैट इज along एनी रो और
एनी कॉलम, या तो किसी रो के लॉन्ग या तो किसी कॉलम के लॉन्ग। टोटल 3 रो है 3 कॉलम है, तो 6 वेज में एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 2 तरीके का एक्सपेंशन लिख के बताया, R1 के लॉन्ग और C3 के लॉन्ग। एक चीज़ ध्यान रखना, आप कैसे भी एक्सपेंड करो वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स सेम, है ना। वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने पे अलग आंसर आएगा, R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करने पे अलग आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। आप कैसे भी एक्सपेंड करो आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, तो चलो फॉर्मली डेफिनेशन लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट का। तो क्या लिखेंगे इसमें बताओ? लिखेंगे द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, the value of a determinant is the sum of the products of elements of any row or column with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है। आप कोई भी रो या कॉलम उठाओ, उसमें जो भी एलिमेंट है उनको कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ये तो समझ में आता है। ओके, ये हो गया। तो इस चीज़ को जो है जैसे क्वेश्चन एक कर लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा चलो, एक चीज़ और है। मान लो जैसे 4/4 डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंशन ऑफ 4/4 डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ क्या होगा 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 और फाइनली A41, A42, A43, A44। तो इसमें टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। तो ये तो आपको समझ में आता है कि इसमें जब हम माइनर निकालेंगे तो कितना माइनर आएगा, टोटल 16 माइनर्स आ जाएगा, है ना। 16 माइनर आएगा। और वैल्यू क्या होगा डेल्टा का वैल्यू होगा, जैसे मान लो आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, C2 में जो भी एलिमेंट है उसको कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो A12 इसका कोफैक्टर क्या होगा, C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32 प्लस A42 C42। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये मैंने बोला है एक्सपेंशन अलोंग C2, है ना। C2 के अलोंग एक्सपेंशन है। बेसिकली इसको हम कितने वे में एक्सपेंड कर सकते हैं, 8 वे में। वी कैन एक्सपेंड इट इन 8 वेज। तो किसी भी रो के लॉन्ग या फिर किसी भी कॉलम के लॉन्ग। चलो ये हो गया। ये आपको इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ेगा 4/4 का डिटर्मिनेंट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3, 4, 5 -6, 2 -3 8, 1, 7। ध्यान से सुनना। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंशन करने का रूल क्या है, क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन अलोंग R1 क्या होगा, ठीक है। R1 में कौन कौन एलिमेंट है, A11, M11 माइनस A12, M12
प्लस A13 M13 हमने माइनर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो माइनर में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, यानी फर्स्ट वाले रो का साइन क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, फिर सेकंड में माइनस प्लस माइनस, थर्ड में चलेगा प्लस माइनस प्लस, ऐसे। तो इस साइन को चाहो तो तुम याद रख सकते हो। याद क्या रखना है, मतलब ये तो कोफैक्टर्स का साइन है ना। जहाँ पे भी i प्लस जे इवन है तो प्लस आ गया, जहाँ पे भी i प्लस जे ऑड है तो माइनस आ गया। ओके, तो चलो A11 क्या है 3, M11 कैसे लिखेंगे, देखो प्रैक्टिस आपको करना है अच्छे से लिखने का। M11 लिखने के लिए आप क्या करो, फर्स्ट रो मिटा दो, फर्स्ट कॉलम मिटा दो और डिटर्मिनेंट जो आएगा वही M11 होगा। तो 2 - 3 1 7, ठीक है, ये हो गया M11। फिर माइनस A12, ठीक है, तो A12 लिखना है। A12 कैसे लिखेंगे भाई, A12 लिखने के लिए, सॉरी A12 तो हो गया ना 4, M12 कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मिटाओ। तो डिटर्मिनेंट में -6 -3 8 7 प्लस A13 है 5 इंटू M13। तो उसके लिए क्या करो, फर्स्ट रो मिटाओ, थर्ड कॉलम मिटाओ। तो -6 2 8 1, बस इसको सॉल्व कर लो। तो 3 इंटू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 7 यानी 14 माइनस -3 -4 इंटू -42 -24 प्लस 5 इंटू -6 -16। तो 3 इंटू 17 -4 इंटू, है ना, -42 प्लस 24 कितना आ जाएगा, -18 और प्लस 5 इंटू -22, तो ये कितना आएगा 51 प्लस 72 माइनस, है ना, 110। तो 2 + 1 3 5 + 7 123 माइनस 110 यानी 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से और एक डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन बोला इवैल्यूएट डेल्टा इज इक्वल टू -1 0 2 2 3 -1 3 4 1, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करो, अगेन डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, तुम तो क्या करो, बेसिकली किसी एक रो या कॉलम के लॉन्ग प्रैक्टिस कर लो। जैसे R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस में तो आपको बहुत तेज़ी से कैलकुलेट करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो आप क्या करो, किसी एक रो या कॉलम के लॉन्ग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, और वैसे आपको आना चाहिए किसी के भी लॉन्ग एक्सपेंड करना, है ना। तो मैं R1 के लॉन्ग बता रहा हूँ, है ना। तो R1 के लॉन्ग क्या होगा, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13, वही साइन से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, A11 कितना है -1, M11 कैसे लिखोगे, पहला रो बंद करो, पहला कॉलम बंद करो। तो डिटर्मिनेंट में 3 - 1 4 1, ओके। फिर प्लस या माइनस जो भी करना है करो, 0 -0 इंटू, अच्छा 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी आए उसको तो 0 ही होना है, भूल जाओ इसको, प्लस 2 इंटू M13। तो पहला रो बंद होगा, तीसरा कॉलम बंद होगा, 2 3 3 4, ठीक है। ओके, ये हो गया -1 इंटू, कितना होगा इसका वैल्यू, 3 इंटू 1 3 -4 -0 प्लस 2 इंटू 4 2 8 -9। तो -1 इंटू प्लस 7 होगा, प्लस 2 इंटू -1 होगा। तो ये हो गया -7 -2, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू -9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्सपेंड करने आ गया बढ़िया से। तो ये चैप्टर बहुत ही बेसिक था, मतलब ये जो लेक्चर था बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया, है ना, पूरा डिटेल में। तो इसके अगला टॉपिक हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन उसी पे सॉल्व होगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।